राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। स्पेशल फ्लाइट ने इमरान और उसके साथियों को 8 घंटे की मुसलसल प्रवास के बाद फ्लोरिडा के बड़े और मरकजी शहर मुरस के एयरपोर्ट पर उतार दिया। क्योंकि उनके पास कागजात मुकम्मल थे और मज़ीद कोई ऐसी चीज़ भी न थी जिसकी वजह से किसी को कोई इतराज़ होता, इसलिए सारे मराहिल वो तेज़ी से मुकम्मल करके एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। आओ, इमरान ने सीढ़ियों पर रुककर इधर उधर देखते हुए कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो बाईं तरफ को बढ़ने लगा जिधर बड़ी बड़ी दुकानें थीं। टैक्सी स्टैंड तो दाईं तरफ है, जोलिया ने हैरान होकर कहा। यह बर्कले का शहर है और वो ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट है, इसलिए हमें यहाँ हर लिहाज से मोहतात रहना होगा, वरना किसी भी लम्हे किसी तरफ से होने वाली फायरिंग हमारा खात्मा बिलखैर कर सकती है। इन मुल्कों में टैक्सियों का निज़ाम ऐसा है कि इंतहाई आसानी से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इमरान ने जवाब दिया और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। तो क्या बस में सफ़र करना होगा? सफदर ने पूछा। हाँ, हम यहाँ शहर में भी नहीं रहेंगे, नवाही इलाके ब्रैडले जाएंगे, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद वो एक बस में बैठे। सफ़र के दरमियान से गुजर रहे थे। इमरान की हदायत के मुताबिक बस स्टॉप से ख़रीदे जाने वाले अखबारात उन सब ने अपने चेहरों के सामने इस तरह फैला रखे थे जैसे वे अखबार पढ़ने में इंतहाई मसरूफ़ हों। बस में कई दूसरे मुसाफिर भी उनकी तरह अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, क्योंकि क्रेमिया में रवाज ही यही था। अखबार पढ़ने के साथ लोग अपना वक्त ज़ाया ना करते थे, बल्कि सफ़र के दौरान ज़्यादा अखबार पढ़ा जाता था। इस तरह उनके हुलिये भी चेक ना हो सकते थे। 1 घंटे तक मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकने के बाद बस शहर की रौनकों से बाहर आ गई और अब उसका रुख नवाही इलाके ब्रैडले की तरफ था। ब्रैडले एक बड़ा सा कस्बा नुमा शहर था जो मुरस से मुल्हक़ तो था, लेकिन सारा का सारा फैक्ट्री एरिया था, इसलिए वहाँ इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले अफराद की अक्सरियत रहती थी। मुरस के रहने वाले कम ही शहर का रुख किया करते थे। 1 घंटे बाद बस ब्रैडले के स्टॉप रुकी और चूँकि ये इस बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए बस रुकते ही सारे मुसाफिर उठ खड़े हुए। इमरान और उसके साथी भी बस से नीचे उतर आए और इमरान पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया, जबकि उसके साथी खामोशी से उसकी पैरवी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक शॉपिंग मार्केट के बड़े से गेट में दाखिल हो गए। मार्केट खासी बड़ी थी और उसमें तकरीबन हर किस्म के सामान की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद थीं। इमरान ने अपने साथियों को इधर उधर फिरने का इशारा किया और ख़ुद वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की तरफ बढ़ गया। जी साहब, सेल्समैन ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए इमरान के करीब आने पर पूछा। ब्रॉडवे स्कॉट दफ्तर में है? इमरान ने पूछा और सेल्समैन चौंक पड़ा। यस सर, मगर आप मुझे हुक्म दें, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, सेल्समैन ने कहा। मुझे उससे ज़रूरी काम है, इमरान ने जवाब दिया। ओह अच्छा, दाएं हाथ पर चले जाएं, आखिर में उनका दफ्तर है, सेल्समैन ने कहा और एक और गाहक की तरफ मुतवज्जे हो गया। इमरान उस रुख पर आगे बढ़ गया जिसके मुतालिक सेल्समैन ने बताया था। दरवाजे के बाहर ब्रॉडवे स्कॉट के नाम की तख्ती भी मौजूद थी। वो फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। इमरान ने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर मौजूद ब्रॉडवे स्कॉट ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। जब वो खुद उसी तरह फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ रहा। चंद लम्हों बाद उसने रिसीवर रख दिया। यस सर, हुक्म फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, ब्रॉडवे स्कॉट ने इमरान की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। क्या तुम्हें रोत की खिदमत से फुर्सत मिल गई है जो अब दूसरों की खिदमत करने लगे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्रॉडवे स्कॉट बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, आप कौन हैं? ब्रॉडवे स्कॉट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर भी हैरत के तसरात उभर आए थे।
ये बात रूथ से पूछ लो कि उसने किसको अपना भाई बनाया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रूथ का भाई? मैं समझा नहीं। ये आप बार बार मेरी वाइफ का नाम क्यों ले रहे हैं? आप प्लीज खोलकर बात करें, ब्राडे स्कॉट ने इस बार कदरे तल्ख लहजे में कहा। मैंने भाई कहा है, कुछ और तो नहीं कहा कि तुम इस कदर सीख पा हो, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए अपनी असल आवाज में ब्राडे स्कॉट असल आवाज में कहा। ब्राडे स्कॉट भारी वजूद का होने के बावजूद बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या क्या ये आवाज तो इमरान की है क्या? ओह, ब्राडे स्कॉट की हालत देखने वाली थी। शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त अभी कायम है, वरना मुझे तो शक था कि इतने अरसे में कहीं रूथ की जूतियों ने तुम्हारे सर के बालों के साथ साथ अक्ल भी गायब न कर दी हो, इमरान ने जवाब दिया। ओह ओह इमरान, तुम? और इस तरह अचानक? ओह, ब्राडे स्कॉट ने बेख्तियार चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो मेज की दूसरी तरफ से निकलकर इस तरह इमरान की तरफ झपटा जैसे कि उसकी गर्दन दबाकर उसे खत्म कर देगा। इमरान उछलकर खड़ा हुआ ही था कि ब्राडे स्कॉट ने बेख्तियार बाजू फैलाए और उसे लिपट गया। तुम इमरान? ओह, तुम यहाँ इस तरह? ओह ओह, किस कदर खुशकिस्मत दिन है कि मैं एक बार फिर अपने मोहसिन से मिल रहा हूँ, ब्राडे स्कॉट ने इमरान को भींचते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, अरे मेरी पसलियाँ, इमरान ने जानबूझकर इस तरह भिंचे भिंचे लहजे में कहा जैसे उसे तकलीफ हो रही हो, और ब्राडे स्कॉट बेख्तियार उसे छोड़कर पीछे हट गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह फड़फड़ा रहा था और आंखों में मुसरत की बेपनाह चमक थी। कब आए, कैसे आए, क्यों आए? ब्राडे स्कॉट ने एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। वो शायद वफूद मुसरत से एक बार फिर उससे गले मिलना चाहता था। बस अब मेरी पसलियां मजीद दबाव बर्दाश्त न कर सकेंगी, और सुनो, फिलहाल आपने ये 3 सवालात मुअत्तल समझो। मेरे साथी बाहर मौजूद हैं और वो अब तक काउंटर पर घूम घूम कर मार्केट सिक्योरिटी की नज़रों में मशकूक हो चुके होंगे, इसलिए फौरी तौर पर मुझे ऐसी जगह बता दो जहां हम कुछ रोज़ इत्मीनान से रह सकें, फिर तफसील से बात होगी, इमरान ने कहा। ओह, तो ये बात है, स्कॉट ने कहा और घूमकर वापस मुड़ा। उसने अपनी कुर्सी के अकब में मौजूद एक अलमारी खोली और उसमें एक कॉन्फिडेंशियल बॉक्स निकालकर उसने मेज पर रखा। कोट की जेब से चाबी निकालकर उसने बॉक्स खोला और उसके एक खुफिया खाने से उसकी चाबियों पर मुश्तमिल एक रिंग निकाला, जिसके साथ बाकायदा लोहे की छोटी सी प्लेट भी मुंसलिक थी। व्हाइट हॉक्स कॉलोनी की कोठी नंबर 12 तुम्हारे लिए हर लिहाज से ठीक रहेगी। असला, 2 कारें, खाने पीने का सामान, मेकअप वगैरह सब कुछ मौजूद है उसमें, स्कॉट ने रिंग इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वहाँ का फ़ोन नंबर और अपनी रिहाइश का फ़ोन नंबर भी बता दो, फिलहाल बातचीत फ़ोन पर ही होगी, इमरान ने की रिंग लेते हुए कहा, और स्कॉट ने जेब से बटुआ निकाला और फिर बटुए से एक चिट निकालकर इमरान के हाथ पर रख दिया। ओके, शुक्रिया, फिलहाल भाभी रूथ से बात न करना, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके बाद वो दोबारा मार्केट में मौजूद ग्राहकों के हजूम में पहुंच चुका था। इमरान ने हाथ लहराकर मखसूस अंदाज में अपने साथियों को बाहर आने का इशारा किया और तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ गया। एक एक करके उसके साथी भी बाहर आ गए। इमरान ने मार्केट से बाहर एक बुक स्टॉल से नक्शा खरीदा और फिर उसे जेब में डालकर वो पैदल ही आगे बढ़ गया। क्या हुआ, तुमने खासी देर लगा दी, जोलिया ने करीब आते हुए पूछा। रिहाइश के लिए एक खुफिया अड्डा चाहिए था, वो मिल गया है, इमरान ने कहा, और फिर वो एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। उसके साथी भी उधर ही आ गए। इमरान ने जेब से नक्शा निकाला और उसे कुछ क्रॉस में व्हाइट हॉक्स कॉलोनी तलाश करने में मसरूफ हो गया। आओ, नज़दीक ही है, पैदल चलेंगे, लेकिन सब लोग एक दूसरे से अलग रहेंगे। हो सकता है कि बर्कले ने इस कस्बे को भी चेकिंग एरिया में शामिल कर रखा हो, इमरान ने नक्शा तह करके जेब में डालते हुए अपने साथियों से कहा, और फिर वापस सड़क की तरफ मुड़ गया।
फिर तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में घूमने के बाद वो एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुआ। ये नौ तामीर कॉलोनी थी, इसलिए उसमें बनी हुई कोठियों की तादाद कम थी। दरमियान में खाली प्लाट्स की ज़्यादा थी और शायद यही वजह थी कि यहाँ पर इक्का दुक्का कारें और फुटपाथ पर चंद लोग ही चलते नजर आ रहे थे। कोठी नंबर 12 के गेट पर रुककर इमरान ने जेब से सकाट का दिया हुआ की निकाला और चंद लम्हों में उसने साइड गेट पर लगा हुआ ताला खोलकर उसे धकेला और अंदर दाखिल हो गया। गेट उसने खुला छोड़ दिया और आगे इमारत की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक एक करके वो सब कोठी में पहुंच चुके थे। वाकई उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। तुम इस कदर दूर दराज इलाकों में भी ऐसे आदमी जिनकी मदद से इस कदर जल्द ऐसी रिहाइशगाहें मुहैया हो जाती हैं, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। दोस्त बनाने पड़ते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि बने बनाए हर वक्त बिगाड़ने के मूड में रहती हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या ये कोठी? जोलिया ने चौंक कर कहा और फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। बेहद वसीउल कल्ब और बेहद प्यार करने वाली खातून है। अस्बात में सर हिलाते हुए कहा तो जोलिया का चेहरा यकलख्त आग की तरह भड़क उठा। ओह, ये तो तुम्हारी शैतानियत और कमीनगी यहाँ तक भी फैली हुई है, जोलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, इसमें शैतानियत और कमीनगी कहाँ से दाखिल हो गई? रूथ बेचारी तो इंतहाई नेक दिल और नेक फितरत खातून है। मेरा मतलब है रूथ स्कॉट, मेरी भाभी। इमरान ने जोलिया के चेहरे पर यकलख्त बदलते हुए आसार देखकर कहा। भाभी क्या मतलब? ये स्कॉट तुम्हारा भाई कहाँ से? जोलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। भाइयों से बढ़कर है। इस मार्केट में इसका बहुत बड़ा कारोबार है। पहले नाराग में मुलाजमत करता था। इसका वालिद यहाँ का लाट था। वो बड़ा मशहूर शिकारी था और शिकार के लिए वहाँ पकेशिया आता जाता रहता था। डैडी से उसके खासे पुराने ताल्लुकात थे, इसलिए स्कॉट और उसकी वालदा हमारे यहाँ ही ठहरा करते थे। स्कॉट तकरीबन मेरा हम उम्र है, इसलिए हमारे दरमियान बड़ी दोस्ती थी। फिर स्कॉट मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ता रहा। उसका रुझान चूंकि बचपन से ही बिजनेस की तरफ था, इसलिए उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। काफ़ी हद तक नाराग की बड़ी बड़ी कंपनियों के इंतजामी ओहदों पर काम करता रहा। वालिद के इंतकाल के बाद वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू कर दिया। जिस मार्केट में हम गए थे वो उसकी ज़ाती मलकियत है। उसकी बीवी रूथ उसकी कज़न है। स्कॉट बड़ा रोमांटिक सा नौजवान है। इस तरह नाराग में उसकी दिलचस्पियों के बड़े चर्चे रहते थे, लेकिन उसके वालिद डैडी की तरह इंतहाई सख्त गिर इंसान। चुनांचे स्कॉट को सारी दिलचस्पियां छोड़कर रूथ से शादी करना पड़ी और हकीकतन रूथ ही उसके लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी बन गई। इस शादी में हमारा सारा ख़ानदान शरीक हुआ था। स्कॉट ने बात करने के साथ साथ मंशियात के खिलाफ भी एक बड़ी तंजीम बना ली, लेकिन उसका दायरा कार सिर्फ ब्राडले तक ही महदूद है और उसकी वजह से ब्राडले में हालांकि अक्सरियत लेबर तबके की है, लेकिन यहाँ मंशियात की बड़ी से बड़ी तंजीम के पैर भी नहीं जम सकते। हत्ता कि माफिया ने भी स्कॉट की वजह से ब्राडले को अपने बिजनेस के लिए ख़तरनाक इलाका करार दिया हुआ है। मैंने ब्राडले आने का प्रोग्राम ही स्कॉट की खातिर बनाया था, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से हमें ऐसी सहूलियात मिल सकती थी जिनकी वजह से हम ब्लैक थंडर जैसी बैनुल अक़वामी तंजीम के खिलाफ काम कर सकें। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो जोलिया का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। मैं रूथ से ज़रूर मिलूंगी, कहाँ रहती है वो? जोलिया ने कहा। स्कॉट के दिल में। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरा साथियों के कहकों से गूंज उठा। जोलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद बातचीत होती, मेज़ पर मौजूद टेलीफोन की घंटी बज उठी और वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। स्कॉट की कॉल होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर उठा लिया। यस,
इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। अड्डे सकाट बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से सकाट की आवाज सुनाई दी। अरे, कहीं किराया मांगने के लिए तो फोन नहीं कर दिया यार, अब इतने भी कारोबारी ना बनो, कुछ तो पुराने तल्लुकात का भी लिहाज कर दिया करते हैं। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। तुमसे किराया तो रूथ लेगी, तुमने मुझे मना कर दिया है, वरना अगर उसे मालूम हो जाता तो अब तक वो तुम्हारे पास पहुंच भी चुकी होती। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया है कि रिहाइशगाह पसंद आई है या नहीं। अगर नहीं तो किसी और जगह का बंदोबस्त करूं। दूसरी तरफ से सकाट ने हंसते हुए कहा। रिहाइशगाह मुझे तो कम, अलबत्ता मेरे साथियों को ज़्यादा पसंद आई है, और मुझे मालूम है कि रूथ ने तुम्हारी शिकायतों की एक तवील लिस्ट बना रखी होगी, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ बनाकर रखना चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया, और दूसरी तरफ से एक बार फिर ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ। इमरान, खुदा के लिए रूथ को पहले की तरह उल्टी पट्टी न पढ़ा देना। पिछली बार भी मुझे उसे मनाने के लिए नाक से 7 लकीरें निकालनी पड़ी थीं। सकाट ने हंसते हुए कहा। अरे, इसीलिए तुम्हारी वो हाथी की सूंड जैसी नाक मुतनासिब नजर आ रही थी। चलो, इस बार सीधी पट्टी पढ़ा दूंगा और रूथ 7 लकीरें निकालेगी, मगर मसला ये है कि रूथ की नाक पहले ही इस कदर मुख्तसर है कि अगर दूसरी तीसरी लकीर में ही घिस घिसा कर गायब हो गई तो तुम्हें बेनाक की बीवी से गुजारा करना पड़ेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और सकाट एक बार फिर हंस पड़ा। बस बस, तुमने ना सीधी ना उल्टी कोई पट्टी नहीं पढ़ानी, समझे? गुड बाय, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? इमरान के रिसीवर रखते ही सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सबसे पहले तो हमने ये मेकअप तब्दील करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि बर्कले तक हमारे हुलिये पहुंच चुके हों। उसके बाद हमने ये मालूम करना है कि वो लेबॉर्ट्री फ्लोरिडा में कहाँ हो सकती है, जहाँ एसन बेग को रखा गया है। हमारा असल टारगेट तो एसन बेग को उसके फार्मूले समेत वापस हासिल करना है, इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। पहले ये तो तय हो जाए कि क्या वाकई बर्कले ब्लैक थंडर का एजेंट है, और क्या वाकई ये लेबॉर्ट्री फ्लोरिडा में है। हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हों, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ इमरान साहब, पहले हतमी तौर पर तय कर लें कि हम वाकई दुरुस्त लाइन पर काम कर रहे हैं, फिर मजीद इकदाम किए जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, अगर कैप्टन शकील का ख्याल भी यही है तो ठीक है। मैं कल फ्लोरिडा के तमाम अखबारात में इश्तिहार शाया करा देता हूँ कि जो कोई हमें बर्कले के ब्लैक थंडर से ताल्लुकात के बारे में सबूत मुहैया करेगा और उसकी खुफिया लेबॉर्ट्री का महल वकूफ़ बताएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और सफदर के चेहरे पर कदरे शर्मिंदगी के तसरात उभर आए, जबकि कैप्टन शकील ने बेख्तियार आंखें झुका लीं। कैप्टन शकील और सफदर दोनों की बात दुरुस्त है। खबरदार, जो तुमने सीक्रेट सर्विस के इस कदर संजीदा और जिम्मेदार मेंबर्स का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जोलिया ने भड़क कर कहा। नहीं मिस जोलिया, वाकई हमें एहसास है कि हमने गलत बात की है, कैप्टन शकील ने कहा। क्या गलत बात की है? क्या ये बात गलत है कि आखिर में जाकर अगर ये मालूम हुआ कि बर्कले का ब्लैक थंडर से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, इस कदर गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तय करने के लिए ही तो मैंने ये कोठी हासिल की है, लेकिन उसे तय करने के लिए हमें कोई ऐसा लाहे अमल सोचना होगा जिससे ये मसला जल्द अज जल्द हल हो सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यही बात तो हम कह रहे थे, आपने ख्वामखा उसे दूसरा रंग दे दिया, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो,
फिर तुम कोई लाहे अमल सोचो। आखिर तुम सीक्रेट सर्विस के इंतहाई समझदार और संजीदा मेंबर हो। मैं इस दौरान मेकअप कर लूं। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बैठ जाओ, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? जोलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। या अल्लाह, शायद ब्राडले की आबो हवा ही ऐसी है कि मुझ जैसे शरीफ तबा आदमी के लिए साजगार नहीं है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और दोबारा बड़े मुसमसे से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ख्याल है कि हमें इस बर्कले को हर सूरत में अगवा करना चाहिए ताकि उससे मालूम हो सकता है कि असल बात क्या है। लेबॉर्ट्री का असल महल्ले वकू भी उसी से ही मालूम हो सकता है। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जोलिया ने जिस अंदाज में इमरान को डांटा था, उस तरह तनवीर का चेहरा बेख्तियार मुसरत से खिल उठा था। हाँ, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। जोलिया ने फौरन ही तनवीर की तायीद कर दी और तनवीर का पहले से खिला हुआ चेहरा और ज्यादा खिल उठा। उसका सीना बेख्तियार 2 इंच मजीद फूल गया था। लेकिन बर्कले होगा कहाँ? सफदर ने कहा। उस जरनगू ने बताया था कि वो यहाँ का मशहूर आदमी है, फिर एक तंजीम वाइट ब्लड का सरबराह भी है, इसलिए मूरस में उसके ताल्लुक आसानी से मालूमात हासिल हो सकती है। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। मतलब है कि हमें मेकअप करके वापस मूरस जाना चाहिए। वहां जाकर हम पहले बर्कले के बारे में मालूमात हासिल करें, फिर उसे अगवा करके यहाँ ले आएं और इससे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करें। जोलिया ने बहस को समेटते हुए कहा। हाँ, इसके सिवा और क्या हो सकता है? तनवीर ने कहा। तुम खामोश क्यों बैठे हो? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं ये सोच रहा हूं कि वाकई चीफ ने चुन चुनकर इंतहाई समझदार लोगों को मेंबर बना रखा है। मैं तो खामखा सोच कर अपना दिमाग खराब करता रहता हूं। सीक्रेट सर्विस के पास तो हर मसले के हल के लिए रेडीमेड और हल मौजूद होते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। खामखा बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम कब से इस तरह हासिल बन गए हो? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब, बज़ाहिर तो यही राय अमल नजर आती है, लेकिन अगर यहाँ आए हैं तो आपके जहन में जरूर पहले से कोई लाहे अमल मौजूद होगा, सफदर ने कहा। मैं तो स्कॉट से मिलने और रूथ से गप्पे मारने यहाँ आया हूँ, इमरान ने जवाब दिया। फिर वही बकवास, जोलिया ने जलकर कहा। सुनो, तनवीर तो डैशिंग एजेंट है, इसलिए उसके जहन में तो ऐसी ही लाइन ऑफ एक्शन आ सकती है, लेकिन सफदर तो सुपर एजेंट है और तुम तो सुपर एजेंट, तुम तो सुप्रीम एजेंट बल्कि एजेंटा साहबा हो। तुम्हें तो कम अज कम सोच समझकर बात करनी चाहिए। बर्कले ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट है, कोई आम सा मुजरिम नहीं है कि जरनगू की तरह पके हुए फल की तरह हमारी झोली में आ गिरेगा। और जहाँ तक लेबॉर्ट्री का ताल्लुक है, हो सकता है कि बर्कले भी उस बारे में न जानता हो। इमरान का लहजा यकलख्त संजीदा हो गया। तो फिर तुम मुंह से कुछ फूटो भी कि हमें क्या करना चाहिए? जोलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। तुम सब मेकअप कर लो, मैं स्कॉट को यहाँ बुला लेता हूँ। हो सकता है वो बर्कले के बारे में कुछ जानता हो। अगर ना भी जानता हो तो उससे मूरस के किसी ऐसे आदमी का पता बाहर हाल मालूम हो जाएगा जिससे हम अपने मतलब की मालूमात हासिल कर सकें, इमरान ने कहा। और सब ने इस बात में सर हिला दिए। वो सब इमरान की इस बात पर मुतफिक नजर आ रहे थे। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है।
इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।